हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे पर्यावरण अध्ययन ईवीएस का पार्ट 2, जिसमें इसके हम टॉप 50 क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले हम इसका पार्ट 1 कर चुके हैं, जिसमें हमने 1 से लेकर 50 तक करे थे। तो इसमें 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चंस करेंगे। ये क्लास आपके सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट तीनों के लिए यूज़फुल है। तो बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन 51 है, मुंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी VNHS। तो मुंबई को इसमें इंग्लिश में बॉम्बे बोला गया। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के संदर्भ में कौन से कथनों पर विचार करना है, कौन से सही होंगे। फर्स्ट है, यह पर्यावरण व वन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट गलत है, जबकि यह गैर सरकारी संगठन है। नेक्स्ट है, यह क्रिया आधारित अनुसंधान, शिक्षा एवं लोक जागरूकता के माध्यम से प्रकृति को बचाने का प्रयास करता है। तो ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, यह आम जनता के लिए प्रकृति खोज यात्राओं एवं शिविरों का आयोजन एवं संचालन करता है। तो ये भी बिल्कुल ठीक है हमारा। तो 2 एंड 3 हमारे ठीक हो जाएंगे। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल 2 एंड 3। नेक्स्ट है, एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के क्या लाभ हैं। तो ये कार्यक्रम 1 अप्रैल 2008 को लागू किया गया था। अब इसके लाभ देखने हैं। फर्स्ट है, मृदा के बह जाने की रोकथाम। तो ये बिल्कुल ठीक है कि मृदा के जो मिट्टी बह जाती है उसकी रोकथाम के लिए इसको शुरू किया गया। देश की 12 मासी नदियों को मौसमी नदियों से जोड़ना, ये गलत है, इसमें इसका उद्देश्य ये नहीं था। नेक्स्ट है, वर्षा जल संग्रहण और भौम जल स्तर का पुनर्भरण। तो ये भी ठीक है, जो बारिश का पानी होता है उसको इकट्ठा करने का इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्जनन। तो जो प्राकृतिक वनस्पति हैं उनका पुनर्जनन करना, ये भी है। तो हमारा थर्ड वाला नहीं है, तो होगा सेकंड वाला नहीं है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ पर ये मिसप्रिंट है फिफ्थ, तबकि इसमें फिफ्थ पॉइंट ही नहीं है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, 1, 3 एंड 4। नेक्स्ट है, गन्ना उत्पादन के एक व्यावहारिक उपागम का, जिसे धारणीय गन्ना उपक्रमण के रूप में जाना जाता है। तो इसका महत्व क्या है ये बताना है हमें। जो गन्ना उपक्रमण है उसका, गन्ना उत्पादन के एक व्यवहारिक उपागम का, जिसे धारणीय गन्ना उपक्रमण कहा जाता है, इसका क्या महत्व है ये बताना। कृषि की पारंपरिक पद्धति जो पहले यूज होती थी उसकी तुलना में इसमें जो बीज की लागत होती है वो कम होती है। ये बिल्कुल ठीक है। इसमें जो सीड्स की कीमत होती है वो कम होती है। इसमें ड्रिप सिंचाई का प्रभावकारी प्रयोग हो सकता है, ये भी ठीक है। इसमें रासायनिक अकार्बनिक उर्वरकों मतलब केमिकल जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता, ये गलत है कि बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता। नेक्स्ट है, कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें अंतराशयन की ज़्यादा गुंजाइश है। तो ये भी ठीक है। तो हमारा कौन सा वाला ठीक होगा, ऑप्शन बी, 1, 2 एंड 4। नेक्स्ट है, इनमें से निम्नलिखित में से किनमें प्रवाल भित्तियां हैं। प्रवाल भित्तियां इंग्लिश में क्या हो जाएगा, कोरल रीफ कहाँ कहाँ पर है। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह इसमें भी है, कच्छ की खाड़ी में भी और मन्नार की खाड़ी में भी, लेकिन सुंदरबन पे नहीं है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, केवल 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट, भारत में मृदा अपक्षय मीन्स सॉइल इरोजन समस्या निम्नलिखित में से किससे या किन से संबंधित है। तो जो सॉइल इरोजन है वो किसकी वजह से होता है, वैदिक कृषि नहीं। वनोन्मूलन मतलब वनों को काटना, ये ठीक है। और उष्णकटिबंधीय जलवायु, ये भी नहीं है। तो आंसर क्या होगा, केवल 2। जो मृदा अपक्षय सॉइल इरोजन होती है, इससे न केवल जल और पादप पोषकों की बर्बादी होती है, जबकि जो सॉइल होती है वो खुद ही पूरी समाप्त हो जाती है और जो फसल की उपज होती है उसको भी प्रभावित करती है। अब इसमें तो केवल एक ही कारण दिया गया है, वन उन्मूलन, और भी है भारी वर्षा या बहुत तेजी गति से अगर हवा चल रही होगी या फिर अनियंत्रित चराई, इन सब वजहों से सॉइल इरोजन होता है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कांसे के बारे में सही कथन हमें चुनना है कि कौन सा होगा। फर्स्ट है, कांसा ब्रॉन्ज जो होता है वो लोहा, आयरन, चांदी, सिल्वर, स्वर्ण, सोना जो हो जाएगा उसकी भांति एक तत्व है।
नेक्स्ट है कांसे को तांबा तथा टिन से पिघलाकर तैयार किया जाता है। बिल्कुल ठीक है। जो कांसा होता है ब्रॉन्ज, वो किस किस से मिलकर बना होता है, ये पूछ लिया जाता है इसका कंपोजिशन। एक तो तांबा, कॉपर और टिन से मिलकर। कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इससे तोप तथा मूर्तियां बनाई जाती हैं, तो हमारा ये भी ठीक है। नेक्स्ट है कांसे के बर्तन एल्यूमिनियम के बर्तनों की तुलना में हल्के तथा अधिक मजबूत होते हैं, तो हमारा ए और डी गलत है, केवल बी और सी ठीक होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है गांधी धाम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश, मतलब पहले भोपाल किसकी है, मध्य प्रदेश की राजधानी, और फिर हैदराबाद तेलंगाना जाता है, तो उसके सफ़र की जो दिशाएं होंगी वो क्या होंगी, ये हमें बतानी है। पहले वो पूर्व की दिशा में और फिर दक्षिण, मतलब पूर्व पहले ईस्ट की डायरेक्शन में जाएगा, ये हो गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो पहले वो ईस्ट की डायरेक्शन में और फिर साउथ की डायरेक्शन में जाएगा, या फिर पहले वेस्ट और फिर साउथ। तो अगर किसी को, कोई यहाँ पर है गुजरात में रहता है, उसे मध्य प्रदेश और फिर तेलंगाना जाना है, तो वो पहले ईस्ट की डायरेक्शन में जाएगा और फिर वो नीचे की साइड जाएगा हैदराबाद के लिए, तो पहले ईस्ट की डायरेक्शन में और फिर साउथ की डायरेक्शन में, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है किसी शहर के मानचित्र पर यह लिखा था कि एक स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 110 मीटर। यदि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो उन दो स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी। अब हमें दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 110 मीटर के बराबर है, तो 15 सेंटीमीटर की जब 110 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 15 एकम 15, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा 1650। तो अब हम ऑप्शन में देखते हैं, तो 1650, अब यहाँ 1650 मीटर तो है नहीं, 1650 तो हमारे मीटर में आए हैं। अगर हम इसको देखें तो 1650 तो हमारे किसी भी ऑप्शन में है नहीं। अब 1650 को अगर हम किलोमीटर में चेंज कर दें तो कितना हो जाएगा 1.65 किलोमीटर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट एक भाग है, तो जो माउंट एवरेस्ट है वो किसका भाग है, भारत का, तिब्बत का, नेपाल का और म्यांमार का। तो जो माउंट एवरेस्ट है वो पता है कहाँ का भाग है, नेपाल का। नीचे दिए गए कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों का अध्ययन करना है, हमें तो बताना है। अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले, जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना, साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना, रुकने और आराम के लिए अच्छी जगह ढूंढना। तो इसमें से बताना है कि ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियों का हमें चयन करना है कि इसमें से कौन सी होंगी। तो इसमें से हमारा जो ठीक आंसर होगा वो कौन कौन से होंगे, एक तो अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, ये बिल्कुल ठीक होगा, और साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना, ये भी ठीक है, रुकने और आराम के लिए अच्छी जगह, तो ए, डी एंड ई, तो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है कि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। यदि विश्व तापमान जो टेम्परेचर है अगर वो 3 डिग्री सेल्सियस के परे बढ़ जाता है तो इसका असर क्या होगा, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर ये 4 पॉइंट्स दिए गए हैं और इसके अकॉर्डिंग हमें फिर कूट बताने हैं कि फर्स्ट और सेकंड होगा या 2, 3, 4 या चारों हमारे होंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, स्थलीय जीवमंडल एक नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्त होगा। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो जो उसके कार्बन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ये बिल्कुल ठीक है हमारा। विस्तृत प्रवाल मृत्या घटित होंगी, ये भी ठीक है। सभी भूमंडलीय आर्द्र भूमि स्थायी रूप से लुप्त हो जाएंगी या अनाजों की खेती विश्व में कहीं भी संभव नहीं होगी। तो इसमें हमारा केवल कौन सा ठीक होगा, ऑप्शन 1 एंड 2। तो आंसर होगा ऑप्शन। सौर शक्ति उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश बोल्टीय प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो कि प्रकाश के विद्युत में प्रत्यक्ष रूपांतरण द्वारा विद्युत जनन करती है। तो बिल्कुल ठीक है, इसके नाम से ही पता चल रहा है प्रकाश बोल्टीय मीन्स लाइट से इलेक्ट्रिसिटी में चेंज होगा। जबकि जो सौर तापीय प्रक्रिया होती है, जो सोलर एनर्जी वाली होती है, उसमें सूरज की किरणों का उपयोग करके ताप जनित करने के लिए होती है, जिसका फिर यूज आगे इलेक्ट्रिसिटी के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन 1 तो हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है प्रकाश बोल्टीय प्रक्रिया एसी का जनन करती है, जबकि जो सौर तापीय प्रक्रिया है वो डीसी का जनन करती है। तो ये वाला हमारा ऑप्शन 2 हमारा रॉन्ग है, केवल हमारा फर्स्ट वाला ठीक है अभी तक। थर्ड है भारत के पास
और तापीय प्रौद्योगिकी के लिए विनिर्माण आधार है, किंतु प्रकाश वोल्टीय प्रौद्योगिकी के लिए नहीं है। तो ये भी बिल्कुल गलत है, जबकि दोनों के लिए ही है, सौर तापीय के लिए भी है और प्रकाश वोल्टीय के लिए भी है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र इसमें दे रखा है, वे क्षेत्र हैं जिन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था 1972, इसके अधीन घोषित किया गया। जबकि ये 1972 के अधीन घोषित नहीं किया गया, ये किसके अधीन घोषित किया गया? 1986, जो कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम था, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। तो ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा रॉन्ग। नेक्स्ट है पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र को घोषित करने का प्रयोजन है उन क्षेत्रों में केवल कृषि को छोड़कर सभी मानवीय क्रियाओं पर प्रतिबंध लगाना। जबकि इसमें यह होता है कि रात्रि के समय व्यावसायिक प्रयोजनों के हेतु वाहनों के आने जाने को नियमित कराया जाता है और कोई इसमें प्रतिबंध नहीं है। तो ऑप्शन 2 भी रॉन्ग होगा। तो यहाँ पर कोई सा भी सही नहीं है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी, ना तो 1 ना ही 2। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन स्थापित है। तो ये 1986 के अधीन नहीं था, ये 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा रॉन्ग। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक संवैधानिक निकाय है, ये बिल्कुल ठीक है, जिसकी स्थापना 2005 में की गई थी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय गंगा नदी द्रोणी प्राधिकरण, जिसको इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं NGRBA, इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, ये ठीक है, और इसकी स्थापना 2009 में की गई थी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, केवल 2 और 3। विभिन्न उत्पादों के विनिर्माण में उद्योग द्वारा प्रयुक्त होने वाले कुछ रासायनिक तत्व, जो केमिकल एलिमेंट्स होते हैं, उनके नैनोकण, मतलब जो नैनोकण, जो बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं, उन कणों के बारे में कुछ चिंता है। क्यों? वे पर्यावरण में संचित हो सकते हैं तथा जल और मृदा को संदूषित कर देते हैं, वे खाद्य श्रृंखलाओं में प्रविष्ट हो जाते हैं, वे मुक्त मूलकों के उत्पादन को विमोचित कर सकते हैं। तो इसमें जो सही है वो इनके बारे में ऑप्शन 3 है। तो आंसर होगा हमारा बी, केवल 3। नेक्स्ट है कांसा, जो ब्रॉन्ज होता है वो 2 धातुओं का मिश्रण है, जो कि अभी हमने पढ़ा था। ये धातुएं दोनों कौन सी होती हैं? ये होती हैं अभी जो हमारी थी तांबा और टिन। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके या उसका ढंग जो है वो दिया गया है। पहले उबालना, गूंथना, भूनकर और सेककर, उबालकर, बेलकर, तलकर, भिगोकर, भूनकर, सेककर, तलकर, भूनकर। तो खाना पकाने का इसमें हमें ढंग बताना है, तो इसमें क्या होगा? तो इसमें जो सही होगा वो होगा हमारा आंसर ऑप्शन बी, सेककर, उबालकर और बेलकर। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनना है। फर्स्ट है यह जम्मू कश्मीर का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। जबकि ये इसमें जम्मू कश्मीर का भाग नहीं है, नेपाल का भाग है और इसकी जो ऊंचाई है वो 8848.86 मीटर है। तो ये तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट है यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। तो नेपाल का भाग तो ठीक है, लेकिन इसकी ऊंचाई गलत है। इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। यह तिब्बत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9,850 मीटर है। तो ये जो 8,848 है ये पुरानी वाली दी गई है इसमें, जबकि अगर एग्जैक्ट पूछी जाएगी तो 8,848.86 मीटर होगी। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है रेगिस्तानी ओक, एक पेड़ का नाम है। ओक ट्री जो होता है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाएं। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग जो है वो 30 गुनी होती है। तो ये बताना है कि ये पेड़ कहाँ पर पाया जाता है। ये पेड़ पाया जाता है ओक ट्री अबू धाबी में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कोई रेलगाड़ी गांधी धाम से 16 जुलाई 2014 को प्रातः 5:15 बजे स्टेशन छोड़कर 18 जुलाई 2014 को प्रातः 4:45 बजे नागरकोइल स्टेशन पर पहुंचती है। तो रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी 2,649 किलोमीटर है। इस रेलगाड़ी की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में निकालिए। तो
जो स्पीड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमें दिया गया है और टाइम हमें काउंट करना होगा। तो 16 जुलाई से दे रखा है 18 जुलाई तक, तो 16 जुलाई से 5:15 से सुबह के 5:15 हैं। तो पहले 16 जुलाई से 17 जुलाई तक के जो 5:15 तक हमारे हो जाएंगे 24 घंटे। उसके बाद 18 जुलाई तक के, 18 जुलाई को लेकिन वो 5:45 पर ही हो गया, उसके बाद वो 24 घंटे पूरे होने थे, लेकिन उसके बीच का हमें डिफरेंस देखना पड़ेगा, उससे पहले ही छोड़ दिया तो 15 मिनट तो ये हो गई 5 बजने में और 15 मिनट ये, मतलब आधा घंटा। तो यहाँ पर जो 24 की जगह कितने घंटे हो जाएंगे, 23.5 घंटे। ठीक है, तो यहाँ 24 घंटे हो गए और यहाँ 23.5 घंटे हो गए, तो टोटल घंटे कितने हो जाएंगे हमारे 24, और 23.5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 23.5, तो 0.5, तो 47.5 घंटे हो गए। अब हमें निकालनी है इसकी स्पीड, तो 2649 अपॉन 47.5। अब इसको यहाँ पर डिवाइड करेंगे, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 55.768 करके। तो इसको राउंड ऑफ करके अगर राउंड ऑफ करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 56 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि, जो टाइम पीरियड है वो सबसे अच्छा कौन सा होता है, वो होता है जनवरी से मार्च का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को हमें चुनना है कि इसके बारे में कौन से कथन सही होंगे। नीचे यहाँ पर हमें 4 ये दिए गए हैं और नीचे हमें ये कोड दिया गया है कि हमारा कौन सा वाला करेक्ट होगा। फर्स्ट है, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, तो ये गलत है फर्स्ट वाला। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, ये भी ठीक है खेजड़ी वृक्ष के बारे में। यह एक छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, ये भी ठीक है। यह अपने तने स्टेम में जल एकत्रित कर लेता है और लोग पतले पाइप से इसके जल को पीते हैं, तो हमारे ऑप्शन जो है बी सी डी ठीक होंगे, तो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हाथियों के विषय में नीचे दिए गया कौन सा कथन यहाँ पर ठीक है, ये हमें बताना है। हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः 2 कुंटल होता है। वयस्क हाथी जो एडल्ट एलिफेंट होता है वो एक दिन में 2 कुंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं, तो इसमें जो करेक्ट होगा वो ये होगा कि जो 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार है वो 2 कुंटल मतलब 200 किलो कम से कम होता है। नेक्स्ट है, नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। इसमें लिखा है कि मैं गांव से आया हूँ, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट मतलब 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने हुए होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है और ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं, तो वो गांव कहाँ का होगा। इस टाइप की हमें बताने हैं कि ये ऐसे घर कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ऐसे घर पाए जाते हैं असम में, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है, तो जो ब्रेल लिपि होती है वो किस पर आधारित होती है, तो 4 बिंदु, 6 बिंदु, 8 बिंदु, 10 बिंदु, तो इसमें 12 पूरे टोटल बिंदु होते हैं जिसमें 6 बिंदुओं की 2 पंक्ति होती हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें 12 तो दिया नहीं हुआ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है, तो हमें बताना है फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड कौन सा है। फर्स्ट है, स्थितिज ऊर्जा, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मुक्त होकर प्रायतम ऊर्जा बनती है। प्रायतम ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है। भोजन ऑक्सीजन होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल मुक्त करता है। ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बाहर निकलते हैं, तो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन हमेशा बाहर निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, तो ऑप्शन सी और डी दोनों ही गलत हैं। और उसमें वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाती है, जो प्रायतम ऊर्जा होती है जो सूर्य से प्राप्त एनर्जी है वो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और भोजन के रूप में संचित हो जाती है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तकनीकों और परिघटनाओं पर विचार कीजिए। फल वाले पादपों में मुकुलन और रोपण, कोशिका द्रव्य नरवध्यता और जीव निर्वता, इनमें से ट्रांसजेनिक फसलों
में कौन सा प्रयुक्त होता है? तो इनमें से ट्रांसजेनिक फसलों में एक तो कोशिका द्रव्य यूज होता है और जीन निर्भरता। तो आंसर होगा ऑप्शन बी 2 एंड 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मक्का का मंड के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये बिल्कुल ठीक है। मक्का से निष्कर्षित तेल जो होता है वो जैव डीजल के लिए फीड स्टॉक हो सकता है। ये भी ठीक है। मक्का के प्रयोग से अल्कोहलिक पेय उत्पन्न किया जा सकता है। तो इसमें तीनों ही ठीक होंगे हमारे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस घटना या किन घटनाओं ने जीवों के प्रकाश को प्रभावित किया होगा, हमें ये बताना है। महाद्वीपीय विस्थापन, हिमानी चक्र, इन दोनों में से हमें बताने हैं कूट का सही यूज करके कि कौन सा आंसर होगा। केवल 1, 2 या 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 ना ही 2। तो इसमें यह था कि जीवों का विकास के लिए किसने प्रभावित किया होगा। तो महाद्वीपीय विस्थापन ने भी और हिमानी चक्र ने भी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 एंड 2 दोनों। नेक्स्ट है, गंगा नदी डॉल्फिन की समष्टि में हिराश के लिए शिकार चोरी के अलावा और क्या संभव कारण है? इसमें से बताना है कि डॉल्फिन की समष्टि डॉल्फिन खत्म होने के लिए एक तो है कि उनकी चोरी करना, उसके अलावा और क्या कारण हो सकते हैं? इन सब में से हमें ये 4 हमें दिए गए हैं नीचे, फिर हमें कूट का इस्तेमाल करके बताना है कि इसमें से कौन सा कूट सही होगा। फर्स्ट है, नदियों पर बांधों और बैराजों का निर्माण, ये भी ठीक है। नदियों में मगरमच्छों की समष्टि में वृद्धि, ये हमारा ठीक नहीं होगा डॉल्फिन के लिए। गंगा नदी में जो डॉल्फिन है वो ताजे पानी की डॉल्फिन में से एक है जो कि पूरे विश्व में पाई जाती है। तो इनमें एक तो यही है कि बांधों और बैराजों का निर्माण हुआ और संयोग से मछली पकड़ने के जाल में वो फंस जाती हैं, इस वजह से भी वो खत्म हो जाती हैं। और नदियों के आसपास के फसल खेतों में उर्वरकों का जो केमिकल्स का यूज़ होता है, इसकी वजह से भी डॉल्फिन कम होती जा रही हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन 1, 3 एंड 4 सी वाला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? इनमें से कौन सा है? तो इनमें से हमारा आएगा उल्लू, आउल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे टैपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और उन्हें बस खाने का स्वाद बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है? तो नारियल से ही हमें पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा, केरल। ये मिसप्रिंट है, केएल की जगह यहाँ आएगा केरल, क्योंकि वहाँ नारियल को उगाया जाता है अपने घर पे ही। कोई डॉक्टर एक मरीज को देखने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तीदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। तो गुड़, आंवला और हरी पत्तीदार सब्जियां उसको किसमें खाई जाएंगी? एनीमिया, जब उसमें खून की कमी हो जाएगी। कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। तो वे पक्षी कौन से होते हैं? तो वे होते हैं चील, ईगल, बाज और गिद्ध, ऑप्शन सी। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष, तो दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हमें हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कैसे हैं स्थित, ये बताना है। तो दिल्ली हो जाएगा, उससे हमें हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश की बतानी है। तो हिमाचल प्रदेश क्या हो जाएगा? उत्तर में, और मध्य प्रदेश क्या नीचे में? तो दक्षिण में। तो हिमाचल प्रदेश हो गया नॉर्थ में और मध्य प्रदेश हो गया साउथ में, ऑप्शन सी। इससे हमें अगर मैप से याद होगा तो हम इजीली इनकी डायरेक्शंस निकाल सकते हैं। ईवीएस संक्षेपण अर्थ में प्रयुक्त होता है, किसके लिए होता है ईवीएस, ये बताना है हमें। एनवायरमेंटल स्किल्स, एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल सोर्सेज या फिर एनवायरमेंटल स्टडीज। तो ईवीएस की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? एनवायरमेंटल स्टडीज, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? इनमें से हमें ये बताना है कौन सा नहीं होगा। कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहरी दुनिया के साथ जोड़ना, बिल्कुल ठीक है। शिक्षक कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे, नहीं। नॉर्मल होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि बच्चे क्वेश्चन तक नहीं पूछ पाए। बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवश्य भी प्रेरित करना चाहिए, बिल्कुल ठीक। बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए, ये भी ठीक है। तो इसमें से रॉन्ग हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, आंचल अपनी कक्षा 5th में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पनाप्रक क्वेश्चन पूछती है। तो उसके जो इस क्वेश्चन का उद्देश्य
किस चीज़ में सुधार करना है, तो वो किस चीज़ में सुधार करना चाहती है, उसके चिंतन, बच्चों के चिंतन कौशल में, मतलब ताकि वो उनकी थिंकिंग स्किल में सुधार कर सके, अगर वो अच्छे से सोच पाएंगे, अगर ऐसे क्वेश्चंस होंगे तो। नेक्स्ट है कक्षा 3 में शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नलिनी नीचे दिए गई पद्धतियों का उपयोग करती है। ये ABC हमें दी गई है, तो इसमें से बताना है फिर नलिनी किस प्रयोजन के लिए सीखने के विभिन्न उपागमों का प्रयोग कर रही है। पहले ये तीनों पढ़ लेते हैं क्या होंगे। एक तो पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र बनाती है और पक्षियों की तस्वीर वाले चार्ट का यूज करती है, उनका वर्णन करती है। शिक्षार्थियों को नजदीक के पार्क में ले जाकर पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना। इनमें से हमें बताना है कि नलिनी किस चीज का यूज कर रही है। वह अपनी पाठन योजना का पालन कर रही है या फिर बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा कर रही है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। दूसरे शिक्षकों और अभिभावकों को प्रभावित कर रही है, ये भी नहीं होगा। शिक्षार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करना, हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, क्या, ताकि वो अच्छे से सोच सकें। नेक्स्ट है खेल, जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए कौन सी शिक्षण युक्ति प्रभावी होगी। शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना, खेल कार्ड बनाना और शिक्षार्थियों को दिखाना, ये तो नहीं होगा। भीतर और खेले जाने वाले खेलों के नाम याद कराना, ये भी नहीं होगा। शिक्षार्थियों को टेलीविजन पर खेल से रिलेटेड कार्यक्रम दिखाना, ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन ए, उन्हें खेल के मैदान में ले जाना और रोज अलग अलग गेम्स खिलाना। नेक्स्ट है पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका, मतलब उनका रिवर्सिबल जो होना, किसका प्रारूपी अभिलक्षण है, तो ये किसका होता है, मानसून जलवायु का। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, बराक, लोहित और सुबनसिरी अरुणाचल प्रदेश से कौन सी इनमें से होकर बहती हैं, ये बताना है। तो इनमें से एक तो लोहित और सुबनसिरी, तो आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, पहाड़ियां और हमें क्षेत्र दिए गए हैं यहाँ पर, तो इनमें से देखने हैं कि कौन से सही सुमेलित होंगे। कार्डागम पहाड़ियाँ, कार्डाडम जो पहाड़ियाँ हैं वो कोरोमंडल तट पर दे रखा है, ये केरल और तमिलनाडु के पास होती हैं, तो ये वाला हमारा ऑप्शन फर्स्ट तो मैच नहीं है। नेक्स्ट है कैमूर पहाड़ियाँ, कैमूर पहाड़ियाँ भारत की विंध्य पर्वत पहाड़ियों का भाग हैं, ये मध्य प्रदेश के पास पाई जाती हैं। कोकट तट दे रखा है, ये भी ठीक नहीं है। महादेव पहाड़ियाँ बिल्कुल ठीक है, मध्य भारत में, और मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत में, तो इसमें ऑप्शन सी होगा हमारा 3 और 4 जो कि मैच्ड है। निम्नलिखित द्वीपों के युग्म में से कौन सा एक 10 अंश जल मार्ग जो 10 डिग्री चैनल होता है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 10 डिग्री चैनल वाला वो आपस में किसको पृथक करता है, तो अंडमान एंड निकोबार को, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है। पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा की व्याख्या करना, दिए गए प्रयोगात्मक कार्य क्रियाकलापों को पूरा करना और उसके अवलोकन को दर्ज करना, प्रयोगात्मक प्रारूप के चिन्हांकन वाले आरेख बनाना, जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना। तो इसमें से जो सही नहीं है वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के लिए शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है, तो वह किस चीज़ में मदद करेगा उसकी ये बताना है। तो वे किस चीज़ में मदद करेगा, कक्षा कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने में। शालिनी कक्षा 5th के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती है, तो ये हमें 4 दिए गए हैं कि इसमें से क्या इसमें से ठीक होना चाहिए। पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए, नहीं। पोषण तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजन के उदाहरण देने चाहिए, चार्ट का प्रयोग करना चाहिए, या उनसे कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफिन बॉक्स को खोलें और उसके बाद उनके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद व्याख्या करें। ये होगा हमारा ऑप्शन डी, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट है रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्नलिखित चरणों क्रम में नहीं है का अनुपालन करें। ये मतलब लगातार क्रम में नहीं है, तो किन किन का अनुपालन उसे करना है ये हमें बताना है। यहाँ पर दे रखा है प्रश्न लिखना, रूपरेखा या डिजाइन बनाना, प्रश्न पत्र का संपादन करना, ब्लूप्रिंट
तैयार करना। तो इसमें से हमें देखने हैं कि इन चरणों का जो सही क्रम है वो कौन सा होगा। तो सबसे पहले जो है वो क्या होगा, सबसे पहले ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा, उसके बाद पहले तो ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा, फिर क्वेश्चंस लिखे जाएंगे, फिर उनका डिज़ाइन किया जाएगा और उसके बाद प्रश्न पत्र को लिखा जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 4th, 1st, 2nd एंड 3rd, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान कर सकता है। तो इसमें से सबसे अच्छा जो सुझाव है वो कौन सा होगा। आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना, कार स्कूटर जैसे व्यक्तिगत वाहन ना रखें, तो ये तो हो नहीं सकता कि किसी को मना कर देंगे। घर से बाहर आने जाने से बचना, ये भी गलत है। अपने व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित जांच करना। तो सबसे सही जो होगा वो ये होगा कि आने जाने के लिए हम गवर्नमेंट व्हीकल्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5th के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। हस्तपरक अनुभव प्रदान करना, अधिक अभ्यास करना, लिखने का कार्य में इकाई परीक्षणों का आयोजन करना। सबसे अच्छा जो होगा वो ये होगा, इसमें से हमें बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना है कि जांच परक और कल्पना परक क्वेश्चन पूछने, जिससे कि उनकी थिंकिंग स्किल्स का अच्छे से विकास हो सके। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि आपको क्लास कैसी लगी और आपका स्कोर कैसा रहा। थैंक यू।